कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है, सेंट्रल लंदन की सड़कों पर, जहां मूसलाधार बारिश के बीच एक भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। गाड़ियां रेंग रही हैं, लोग बेचैन हैं, और इसी भीड़ के बीच MI5 एजेंट जून और उसकी टीम एक बेहद संवेदनशील मिशन पर है। वे एक जेल वैन को एस्कॉर्ट कर रहे हैं जिसमें बैठा है कासिम, एक खतरनाक आतंकवादी जिसे अमेरिकी CIA लंबे समय से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। एयरपोर्ट बस 20 मिनट दूर था, लेकिन ट्रैफिक ने सब कुछ रोक दिया। ऊपर से एस्कॉर्ट हेलीकॉप्टर को भी पुलिस ने दूसरी जगह भेज दिया, जिससे सुरक्षा और कमजोर हो गई। तभी अचानक भीड़ के बीच से तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें निकलती हैं। कमांड सेंटर तुरंत इस अजीब हलचल को नोटिस करता है। ये कोई आम बाइकर्स नहीं थे, ये सीधे कासिम की वैन की ओर बढ़ रहे थे। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। ऑपरेशन के इंचार्ज हैरी तुरंत सभी फील्ड एजेंट्स को अलर्ट रहने का आदेश देते हैं, और फिर सिर्फ 1 सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। कई मोटरसाइकिलें एस्कॉर्ट काफिले के सामने आकर रुकती हैं। हथियारबंद लोग उतरते हैं और बिना वक्त गंवाए हमला करने की तैयारी में जुट जाते हैं। जून अपनी बंदूक निकालती है, लेकिन उसका साथी उसे रोक देता है, क्योंकि अगर यहाँ इस इलाके में गोलीबारी शुरू हो गई तो नतीजे भयानक होंगे। और ठीक वैसा ही होता है जैसा डर था। आतंकवादी एजेंट्स को गाड़ियों से बाहर खींच लेते हैं और पास लगे कैमरे के जरिए सीधे कमांड रूम को संदेश भेजते हैं, या तो लड़ो या कासिम को रिहा करो। इस एक संदेश से पूरा कंट्रोल रूम हिल जाता है। बहस शुरू हो जाती है। कुछ कहते हैं कासिम CIA का सबसे बड़ा टारगेट है, उसे किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। कुछ लोग चेतावनी देते हैं कि इस बाघ को जंगल में वापस छोड़ना भयानक परिणाम ला सकता है, तो कुछ निर्दोष लोगों की जान बचाने की बात करते हैं। और आखिरकार फैसला लेने की जिम्मेदारी फिर से हैरी के कंधों पर आ गिरती है। वह जानता है जो भी करेगा उसका करियर, उसकी पहचान सब दांव पर लग जाएगा। अपने ही साथियों को मौत के मुहाने पर खड़ा देखकर और यह समझते हुए कि अगर गोली चली तो आसपास के आम लोग भी मारे जाएंगे, हैरी भारी दिल से कासिम को रिहा करने का आदेश दे देता है। लोहे का गेट धीरे धीरे खुलता है। कासिम आजाद हो जाता है, लेकिन वह भागता नहीं, वह रुकता है, कैमरे की तरफ देखता है, और उसकी आंखों में एक ठंडी व्यंग्य भरी मुस्कान होती है, जैसे वह कह रहा हो ये खत्म नहीं हुआ। उस पल में वह इस अपमान का खून से बदला लेने की कसम खा चुका होता है। जैसे ही कासिम को उसके लोग लेकर निकलते हैं, जून और उसके साथी को भी छोड़ दिया जाता है, लेकिन जून ये हार निगल नहीं पाती। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा है। वह बिना देर किए कार की तरफ दौड़ती है, बंदूक उठाती है और आतंकियों के पीछे निकल पड़ती है। उसका साथी उसे रोक नहीं पाता और मजबूरन उसके पीछे भागता है। उधर हैरी को सूचना मिलती है कि बैकअप फोर्स सिर्फ 8 मिनट दूर है, और जिस दिशा में कासिम भागा है वहां पहले से नाकाबंदी भी की जा रही है। कुछ ही मिनटों बाद जून और उसका साथी सुरागों का पीछा करते हुए एक अंडरग्राउंड टनल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ते हैं, ऊपर दरवाजे पर पहले से घात लगाए बैठे हमलावर अचानक हमला कर देते हैं। गोलियों की आवाज गूंजती है और इस हमले में जून का साथी बुरी तरह घायल हो जाता है। हालात बिगड़ते देख जून तुरंत मुख्यालय को सूचना देती है और बिना डरे खुद सामने आकर इलाके की जांच शुरू करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमलावर हवा में गायब हो चुके होते हैं और कासिम वह पहले ही एक वैन में बैठकर तेजी से वहां से निकल चुका होता है। जून फिर एक बार पीछे रह जाती है, क्योंकि आतंकियों ने पहले ही पूरे स्ट्रीट सर्विलांस सिस्टम को ठप्प कर दिया था, और इसी के साथ कासिम पूरी तरह से भाग निकलता है। MI5 के हाथ से एक खतरनाक आतंकी का निकल जाना अब पूरी दुनिया में एक शर्मनाक खबर बनने वाला है, और हैरी जो जल्द ही रिटायर होने वाला है, उसे इस हार का बोझ अपने साथ लेकर जीना होगा। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं हैरी को अपनी पत्नी की कब्र के सामने खड़ा हुआ। उसके साथ है एक अंडरकवर एजेंट आरन, वही आरन जिसने कासिम के नेटवर्क में घुसपैठ की है। हैरी उसे चेतावनी देता है, तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता, जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन आरन इस सलाह को ठुकरा देती है। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है, मेंटोर और स्टूडेंट से बढ़कर जैसे दोस्त। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वो एक आम मुलाकात नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का आमना सामना होगा। और हैरी वह भी नहीं जानता कि उसकी कहानी अब किस मोड़ पर जाने वाली है। घर लौटते वक्त एक पुल पर रुककर वह नीचे बहती उफनती नदी को देखता है और फिर एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देता है। वो आदमी जिसने पूरी जिंदगी अपने देश के लिए दी, अचानक उस गहराई में छलांग लगा देता है। जैसे ही हैरी के आत्महत्या की खबर फैलती है, उसी पल उसका सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट विल अचानक मुख्यालय बुला लिया जाता है। ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी एक सुर में कहते हैं, हैरी ने कासिम के साथ मिलकर साजिश रची और फिर अपने ही अपराधों के डर से खुद को खत्म कर लिया। लेकिन विल, जो हमेशा से तेज दिमाग वाला रहा है, तुरंत इस कहानी में एक खामी पकड़ लेता है। वह इशारा करता है, ऊपरी बाईं तरफ उड़ता हुआ पक्षी दोनों तस्वीरों में बिल्कुल एक जैसा है, यानी ये फुटेज असली नहीं, CCTV के साथ साफ छेड़छाड़ की गई है। यह सुनते ही डिप्टी डायरेक्टर जेराल्डाइन को सच्चाई बतानी पड़ती है। हैरी मरा नहीं है, वह गायब है, और ब्रिज पर उसने 3 एनक्रिप्टेड कॉल्स की थी। पहली 2 ट्रेस नहीं हो सकी, लेकिन तीसरी कॉल विल को की गई थी। यही वजह है कि अब सबकी उम्मीदें विल पर टिकी हैं। लेकिन विल इस तर्क को बेवकूफी मानता है। उसका पुराना नंबर तो
तो कब का बंद हो चुका था, कॉल उसे मिली ही नहीं। और सच कहें तो अगर मिल भी जाती तो वह उस आदमी की मदद क्यों करता जिसने कभी उसे नौकरी से निकाल दिया था। वह मुड़कर जाने ही वाला होता है कि तभी डायरेक्टर एक सवाल फेंकता है, क्या तुमने और हैरी ने तुम्हारे पिता की मौत वाली रात बर्लिन के बारे में बात की थी? यह सवाल सीधा दिल पर वार करता है, क्योंकि विल के पिता कभी हैरी के पार्टनर थे। लेकिन डायरेक्टर जवाब नहीं देता, वह बस चुप रहता है, जैसे जानबूझकर विल को उकसा रहा हो। एक साफ मनोवैज्ञानिक खेल। और विल समझ जाता है अब वह चाहे या न चाहे इस दलदल में उतरना ही पड़ेगा। सीन बदलता है और सच्चाई सामने आती है। हैरी जिंदा है। वह एक सुनसान कमरे में छिपा हुआ है, शांत दिखने की कोशिश करते हुए खाना बना रहा है। लेकिन यह शांति झूठी है, क्योंकि पास ही कासिम का सीक्रेट बेस मौजूद है। अचानक एक गार्ड दूर से आग की रोशनी देख लेता है और अगले ही पल हैरी पकड़ा जाता है। लेकिन यह कोई गलती नहीं थी, यह सब उसने जानबूझकर किया था। उसका मकसद था सीधे कासिम तक पहुंचना। और जैसे ही वह सामने आता है वह अपनी पहचान खुद बता देता है। MI5 का इंटेलिजेंस हेड। एक साफ संदेश, मैं तुम्हें फिर से पकड़ सकता हूँ। लेकिन फिर भी वह अकेला आया है। यह बात कासिम को असहज कर देती है। वह अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश देता है और यहीं से शुरू होती है दो दिमागों की खतरनाक टक्कर। हैरी सीधे सवाल करता है, तुम्हारी भागने में किसने मदद की? क्योंकि इतना साफ है कि अंदर से कोई बड़ा अधिकारी इसमें शामिल है। और हैरानी की बात, कासिम इस अजीब सवाल का ईमानदारी से जवाब देता है। उन्होंने कभी अपना नाम नहीं बताया, बस एक फोन नंबर था। एक फोन नंबर, और हैरी के लिए इतना ही काफी है। वह कहता है, इसके बदले मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो। कासिम अब बेचैन हो चुका है। उसे भरोसा नहीं कि हैरी सच में सब जानता है। वह कहता है, तुम वो चीज नहीं पा सकते। लेकिन हैरी बिना डरे जवाब देता है, मेरे पास अभी भी कुछ रास्ते बाकी हैं। भले ही हैरी की जान सामने वाले के हाथ में है, लेकिन खेल की कमान उसी के हाथ में है। और जैसे ही कासिम की मानसिक दीवार टूटने लगती है, तब जो दृश्य सामने आता है वह हैरी के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं। क्योंकि पकड़ा गया इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी अंडरकवर एजेंट आरन होती है। पिछले कुछ दिनों से आरन लगातार कासिम के ठिकाने का पता लगाने में जुटी हुई थी। लेकिन उसकी यही कोशिश आखिरकार उस पर भारी पड़ जाती है। उसकी हरकतें शक पैदा करने लगती हैं और वही उसकी गिरफ्तारी की वजह बनती है। और यही वजह थी कि हैरी भी कासिम तक पहुंच पाया, क्योंकि उसे ये जानकारी आरन से ही मिली थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हैरी जानता है कि इस स्थिति में आरन की मौत लगभग तय है। फिर भी वह हार मानने वालों में से नहीं। वह आखिरी कोशिश करता है। तभी कासिम के इशारे पर एक पिस्तौल हैरी के हाथ में थमा दी जाती है और वह ठंडे लहजे में कहता है, अगर सौदा जारी रखना है तो अपने ही एजेंट को खुद मारो। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, यह एक क्रूर खेल था। क्योंकि कासिम जानता है कि आज आरन का अंत होना ही है। अगर हैरी ट्रिगर दबाता है तो वह उसकी नजर में सच्चा साबित होगा। लेकिन हैरी के लिए यह असंभव है। वह जानता है कि इन दरिंदों के हाथों आरन की मौत तय है। फिर भी वह खुद उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और तभी आरन, जो सब समझ चुकी है, खुद आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे वह अपना अंजाम स्वीकार कर चुकी हो। और वह खुद हैरी के हाथ को पकड़कर ट्रिगर दबाने में उसकी मदद करती है। अगली सुबह कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। विल अपने होटल रूम में होता है, तभी उसे दरवाजे के नीचे एक पोस्ट कार्ड नजर आता है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर देखता है, लेकिन गलियारा पूरी तरह खाली है। वह कार्ड को बार बार जांचता है, पानी में डुबोकर, उसे फाड़कर, हर तरीके से, लेकिन कुछ भी खास नहीं मिलता। वह उलझ जाता है, ये खेल आखिर है क्या? तभी उसकी नजर उस पोस्ट कार्ड पर बनी एक साधारण सी छतरी की तस्वीर पर जाती है और यही छोटा सा क्लू उसे आगे बढ़ाता है। विल उस तस्वीर में दिख रही सड़क तक पहुंचता है और वहां मौजूद एक छतरी की दुकान पर अपना नाम बताता है। दुकानदार बिना कुछ पूछे उसे एक छतरी थमा देता है और जब वह उसे ध्यान से देखता है तो उस पर एक फोन नंबर लिखा मिलता है। विल तुरंत कॉल करता है और दूसरी तरफ हैरी की रिकॉर्ड की हुई आवाज, जो उसे अंडरग्राउंड एयरपोर्ट पार्किंग लॉट में एक खास जगह पर आने को कहती है। विल बिना समय गंवाए वहां पहुंचता है, लेकिन वहां हैरी का कोई निशान नहीं होता। वह तुरंत MI5 एजेंट हन्ना को इसकी जानकारी देता है, जो पूरे ऑपरेशन में उसका साथ दे रही है। लेकिन जैसे ही वह कार से बाहर निकलता है, उसे पास खड़ी एक दूसरी गाड़ी पर वैसा ही पोस्ट कार्ड दिखता है। वह बिना देर किए उस कार के अंदर बैठ जाता है और इस बार उसे एक लिफाफा मिलता है जिस पर भी कुछ अक्षर लिखे होते हैं, लेकिन वह उसे खोलता नहीं, जैसे वह इस खेल के नियम समझ चुका हो। वह तुरंत कार से बाहर निकलता है, कपड़े बदलता है और तेजी से वहां से निकलने की तैयारी करता है। इस पूरे वक्त आसपास मौजूद एजेंट्स बेहद तनाव में हैं। उन्हें डर है कि कहीं प्रतिद्वंद्वी अचानक अपना प्लान बदलकर उनकी आंखों के सामने से गायब न हो जाए। लेकिन तभी विल को अपनी जेब में एक घड़ी मिलती है। वह इस बात को किसी से शेयर नहीं करता और बिना वक्त गंवाए पार्किंग लॉट से बाहर निकल जाता है। उसके कदम अब और तेज हो चुके हैं। वह सीधे एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में पहुंचता है, रिसेप्शन डेस्क पर अपना नाम बताता है और जैसे ही वह ऐसा करता है उसे एक मैसेज थमा दिया जाता है, एक छोटा सा नोट जिसमें लिखा होता है, तुम्हारे अंकल कैफे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कैफे में विल आधे घंटे तक इंतजार करता रहता है। समय धीरे धीरे बीत रहा है और
आसपास तैनात एजेंट्स की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन तभी जब विल खुद समझ नहीं पाता कि अगला कदम क्या हो, उसकी कलाई में बंधी घड़ी अचानक अलार्म बजाने लगती है। समय है 12:34 और स्क्रीन पर दिख रहे नंबर ठीक वही हैं जो लिफाफे पर लिखे थे। ये देखते ही विल सब समझ जाता है। वह तुरंत लिफाफा खोलता है। अंदर एक प्लेन टिकट और बोर्डिंग लोकेशन का मैसेज। अब उसके पास वक्त नहीं है। वह बिना पीछे देखे दौड़ पड़ता है। अचानक उसका यह कदम पास खड़े एजेंट्स को भी कंफ्यूज कर देता है। वे भी पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबवे का दरवाजा उनके सामने बंद हो जाता है और विल उनसे एक कदम आगे निकल जाता है। जैसे जैसे फ्लाइट का समय करीब आता है, विल बिना रुके भागता है। टिकट काउंटर के पास पहुंचते ही वह अपना ईयर पीस और पिस्तौल कचरे में फेंक देता है, जैसे वह अब अकेले इस खेल को खेलने के लिए तैयार हो। पूरी ताकत से दौड़ते हुए वह आखिरकार बोर्डिंग गेट तक पहुंच जाता है और वहीं हैरी उसका इंतजार कर रहा होता है। विल उसे देखते ही सीधे उसकी ओर बढ़ता है और इसी दौरान हैरी अपने असली मकसद का खुलासा करता है। उसे यकीन है कि कासिम के भागने के पीछे MI5 के ही कुछ ऊंचे अधिकारी शामिल हैं, कोई ऐसा जिसके पास ताकत भी है और पहुंच भी। और इसी वजह से हैरी को सिस्टम के अंदर रहकर नहीं बल्कि गायब होकर जांच करनी पड़ी। अब विल को समझ आता है कि हैरी ने उसे क्यों ढूंढा, क्योंकि वह चाहता था कि यह केस जल्दी से जल्दी सुलझे। लेकिन जैसे ही विल अपने पिता और बर्लिन की उस रात के बारे में पूछने वाला होता है, तभी अचानक एजेंट हन्ना अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। खतरा भांपते ही हैरी बिना वक्त गंवाए वहां से निकल जाता है और एक बार फिर सब उसके पीछे रह जाते हैं। सच्चाई के करीब पहुंचने के लिए अब विल खुद कदम उठाता है। वह चुपचाप एस्कॉर्ट मिशन की लीड एजेंट जून के घर में घुस जाता है, लेकिन वहां जो होता है वह अप्रत्याशित है। जून खुद घर पर मौजूद होती है और सीधे बंदूक तान देती है, लेकिन विल नहीं डरता। वह साफ साफ जानना चाहता है उस दिन असल में हुआ क्या था। जून पहले हिचकिचाती है, लेकिन हालात बदलते हैं जब विल तेजी से उसकी बंदूक छीन लेता है। अब वह सिर्फ एक जवाब चाहता है, किसने संगठन से गद्दारी की और कासिम को भागने में मदद की। जून, जो दोनों के रिश्ते को जानती है, आखिरकार सच बताती है। उस दिन कुछ अजीब हुआ था। उसका साथी रॉबर्ट वास बार बार उसे रोक रहा था, पहले गोली चलाने से और बाद में कासिम का पीछा करने से भी। यह सब सुनकर विल तुरंत शक करता है और सुझाव देता है कि उन्हें रॉबर्ट वास के घर की तलाशी लेनी चाहिए। दोनों साथ वहां पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं, कोई जवाब नहीं, तो विल अपने कौशल से दरवाजा खोल देता है। अंदर घुसते ही वे दोनों हर कोना खंगालना शुरू करते हैं और तभी जून को कचरे में एक बैंक डिपॉजिट स्लिप मिलती है, जिसमें दिखता है कि घटना से ठीक पहले रॉबर्ट वास के खाते में 65,000 पाउंड जमा हुए थे। साफ है यह रिश्वत थी और अब लगभग तय हो जाता है कि वह इस साजिश में शामिल था। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और खुद रॉबर्ट वास घर लौट आता है। वह हैरान है कि उसके घर में जून और एक अजनबी मौजूद है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दोनों उसकी चाल समझ चुके हैं। विल तुरंत अपनी बंदूक जून को थमा देता है और कहता है कि वह उस पर नजर रखे, जबकि वह बाहर जाकर हैरी को कॉल करता है। और जब हैरी ये सब सुनता है तो वह साफ कहता है रॉबर्ट वास अकेला नहीं हो सकता। उसके पद के हिसाब से वह सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। असली खेल किसी और का है जो उससे भी ऊपर बैठा है। लेकिन ठीक उसी पल सब कुछ अचानक बदल जाता है। विल को अंदर से जून की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। वह बिना एक सेकंड गंवाए अंदर दौड़ता है और जो दृश्य उसके सामने होता है वह चौंका देने वाला है। जून जमीन पर घायल पड़ी है और रॉबर्ट वास वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। विल तुरंत उसका पीछा करता है, लेकिन एक भयंकर संघर्ष के बाद उल्टा वही नीचे गिरा दिया जाता है। अब हालात पलट चुके हैं। रॉबर्ट वास जमीन पर पड़ी बंदूक उठाता है और जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला होता है, ठाक गोली चलती है। जून ने आखिरी वक्त पर फायर कर दिया था। उसने विल की जान बचा ली, लेकिन उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वह गोली सीधे रॉबर्ट वास की गर्दन में जा लगेगी और उसी पल एक अहम कड़ी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। विल उससे सच जानना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब खेल और भी ज्यादा खतरनाक और बेकाबू हो चुका है। दूसरी तरफ एक हाई प्रोफाइल नाटो पार्टी चल रही है, जहां दुनिया के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं। तभी अचानक एक अजनबी खुफिया ब्यूरो के चेयरमैन को अलग बुलाता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए वह सीधे बम का पिन खींच देता है। एक भयानक धमाका और कई बड़े अधिकारी उसी पल मारे जाते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी खुद कासिम लेता है और खुलेआम ऐलान करता है यह सिर्फ शुरुआत है। अब उसका अगला निशाना पूरा लंदन होगा। हालात अब हाथ से निकलते जा रहे हैं और यही वह भविष्य था जिसे हैरी कभी देखना नहीं चाहता था। सच तो यह है कि हैरी के पास पहले कासिम को पकड़ने का मौका था, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने कासिम से गुप्त रूप से मुलाकात की और एक सौदा किया। बदले में उसे उस बड़े अधिकारी का नाम चाहिए था जिसने कासिम को भागने में मदद की और इसके लिए कीमत थी कासिम की पत्नी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। MI5 पहले ही उसे एक बंधक के रूप में दूसरे देश को सौंप चुका था और उसे छुड़ाने के बदले दूसरे देशों में छिपे एजेंट्स की गुप्त सूची मांग ली गई थी। यही वजह थी कि कासिम अब बदले की आग में चल रहा था और लंदन पर हमला करने की कसम खा चुका था। अब हैरी विल से एक और काम करवाना चाहता है, लेकिन इस बार वह झूठ बोलता है। वह उसे कहता है कि बस MI5 मुख्यालय जाओ और दिए गए IP एड्रेस से कासिम की पत्नी का लोकेशन पता करो। लेकिन असल खेल कुछ और ही था। MI5 के अंदर बैठे गद्दार को बेनकाब करने की कीमत अब और भी भारी हो चुकी थी और विल को इस सब से अंधेरे में रखा गया। अपने पुराने
नए साथी हन्ना की मदद से वह आसानी से मुख्यालय में घुस जाता है और जैसे ही वह आईपी एड्रेस डालता है उसी समय एक इंटरनेट कैफे में हैरी के इशारे पर एक हैकर सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन चला रहा होता है और देखते ही देखते एक गुप्त फोल्डर में रखी एजेंट्स की पूरी सूची डाउनलोड हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही सिस्टम अलार्म भी बज उठता है। हन्ना तुरंत समझ जाती है यह सब विल की वजह से हुआ है और जैसे ही हैरी को वह लिस्ट मिल जाती है विल को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। जब डायरेक्टर उसे बताता है कि हैरी गायब हो गया है तभी उसे एहसास होता है कि उसे इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ धोखा हुआ है। फिर भी वह कुछ नहीं बोलता। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर जाने लगता है विल अनजाने में मेज पर रखा पानी पी लेता है और अगले ही पल उसकी आंखें भारी होने लगती हैं, उसे चक्कर आने लगते हैं। जब वह दोबारा होश में आता है तो खुद को एक गुप्त पूछताछ केंद्र में ले जाते हुए पाता है। लेकिन किस्मत अब भी उसके साथ है। एजेंट जून ने पहले ही उसकी हथकड़ियों में एक छोटा सा खेल कर दिया था और उसी का फायदा उठाकर विल वहां से भाग निकलता है। उधर हैरी, अब उसके पास वह गुप्त सूची है। वह दुश्मन एजेंट से संपर्क करता है और एक डील तय होती है, सूची के बदले कासिम की पत्नी। लेकिन रास्ते में विल उसे रोक लेता है और अब हैरी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचता। वह सच्चाई कबूल करता है। MI5 के अंदर बैठे उस बड़े गद्दार को पकड़ने की कीमत कुछ एजेंट्स की जान से कहीं ज्यादा है। लेकिन इस बार विल हैरी की सोच से सहमत नहीं होता। हालात अब इतने उलझ चुके हैं कि भरोसा करना भी एक जोखिम बन चुका है। फिर भी वह हैरी को एजेंट जून की कार में बैठाकर अपने साथ ले जाता है और दोनों एक सुनसान होटल में पहुंचते हैं। वहां जून उन्हें बताती है कि उसके पास उनके लिए नए विदेशी पासपोर्ट तैयार हैं। लेकिन यही बात हैरी को खटकती है क्योंकि इतनी आसानी से इतनी जल्दी नई पहचान बनाना लगभग नामुमकिन है और यहीं से उसका शक गहरा जाता है। वह साफ कह देता है जून पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन विल कुछ पल सोचता है और आखिरकार अपने अंकल पर भरोसा करने का फैसला करता है। और फिर हैरी की नजर एक छोटी सी चीज पर जाती है, फर्श पर बिछी प्लास्टिक शीट जो साफ बता रही थी कि यहाँ किसी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की तैयारी पहले से की गई थी। अब सच्चाई सामने आने लगती है। दोनों मिलकर जून को बांध देते हैं और दबाव में आकर जून टूट जाती है। वह कबूल करती है कि वह भी सिर्फ आदेशों का पालन कर रही थी। रॉबर्ट वास के घर में मिली बैंक स्टेटमेंट भी पहले से सेटअप थी। पूरा खेल पहले से रचा गया था। उसने विल के कॉल करने के मौके का फायदा उठाकर रॉबर्ट को छोड़ने का नाटक किया ताकि विल के हाथों उसे मरवा कर उसका भरोसा जीत सके और फिर उसी भरोसे का इस्तेमाल कर हैरी तक पहुंचकर उसे खत्म कर सके। यह सब उसे करने का आदेश मिला था क्योंकि ऊपर बैठे लोग हैरी को देशद्रोही मानते थे। उस पल साफ हो जाता है जून कोई विलेन नहीं, बस एक मोहरा थी, एक आम इंसान जो सिस्टम के आदेशों में फंसी हुई थी। आखिरकार हैरी और विल उसे छोड़ने का फैसला करते हैं और इसी के साथ विल को भी एहसास होता है कि इस खेल में ऊपर तक फैली गद्दारी कितनी खतरनाक है। अब हैरी के साथ खड़ा हो जाता है और एजेंट्स की सूची का इस्तेमाल कर कासिम से सौदा करने की योजना पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उन्हें क्या पता असली खेल अभी बाकी है। हैरी तय जगह पर पहुंचता है। दुश्मन एजेंट उससे हार्ड ड्राइव ले लेता है और फिर एक ऐसा सच सामने लाता है जो सब कुछ बदल देता है। कासिम की पत्नी अब जिंदा नहीं है। उसकी मौत मुश्किल प्रसव के दौरान हो चुकी है। लेकिन हैरी ने पहले से ही बैकअप प्लान तैयार कर रखा था और जैसे ही मौका मिलता है विल घात लगाकर हमला करता है और किसी तरह हार्ड ड्राइव वापस हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये जीत भी अधूरी है क्योंकि उसी समय कासिम को अपनी पत्नी की मौत की खबर मिल जाती है और वह पागलपन की हद तक गुस्से में भर उठता है। उसके लिए यह सिर्फ बदला नहीं, अब एक निजी युद्ध बन चुका है क्योंकि उसकी पत्नी को MI5 ने पकड़ा था और सौदे के तहत दूसरे देश को सौंप दिया था और अब वह कभी वापस नहीं आएगी। दूसरी तरफ हैरी और विल अब भी इस सच्चाई से अनजान है। वे कासिम से जानकारी निकालने के लिए एक नया खेल रचते हैं। एजेंट हन्ना को उसकी पत्नी का रूप देकर उसके सामने लाने की योजना बनाते हैं और मिलने के लिए एक जगह तय करते हैं। लेकिन अगले दिन वे सीधे वहां नहीं जाते बल्कि दूर से निगरानी रखने का फैसला करते हैं। उनका साथी CCTV के जरिए सब देख रहा होता है। तभी ओपेरा हाउस की छत पर लगे कैमरों का सिग्नल अचानक गायब हो जाता है और यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक जाल था जिसे समझते ही विल बिना देर किए उस जगह की ओर दौड़ पड़ता है। और जैसे ही विल उस लोकेशन के करीब पहुंचता है सच्चाई सामने आती है। वहां एक पेशेवर हत्यारा पहले से घात लगाकर बैठा है। उसकी स्नाइपर राइफल सेट हो चुकी है और उसके निशाने पर हैं हन्ना और हैरी। उसी वक्त विल पूरी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ रहा है लेकिन समय उसके खिलाफ है। तभी अचानक हत्यारा खुद हैरी को कॉल करता है। उसकी आवाज ठंडी और साफ है, महिला से कहो सिर घुमा ले वरना मैं ट्रिगर दबा दूंगा। हालात बेहद नाजुक हो जाते हैं लेकिन हन्ना एक बड़ा दांव खेलने का फैसला करती है। उसे लगता है कि हत्यारा कभी कासिम की पत्नी से मिला ही नहीं होगा, लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद टूट जाती है। हत्यारा फोटो से चेहरा मैच कर रहा था और अब विल भी उसकी रेंज में पहुंच चुका है। वह चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हत्यारा जरा भी नहीं डगमगाता और फिर ढाएं गोली चलती है और हन्ना को लगती है। अगले ही सेकंड हत्यारा भागने के लिए मुड़ता है लेकिन विल उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वह उसे रोक लेता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन हैरानी की बात, हत्यारे के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति है। विल के सवालों का जवाब देने की बजाय वह बस हल्का सा मुस्कुराता है और फिर सीधे छत से छलांग लगा देता है। अपनी जान देकर
वह अपना मिशन पूरा कर चुका था, लेकिन उसे क्या पता था हन्ना ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और वह बच गई। कुछ ही देर में कासिम का फोन आता है। इस बार हैरी खुद को रोक नहीं पाता और उसे सच्चाई बता देता है। उसकी पत्नी अब जिंदा नहीं है, लेकिन इसके साथ ही वह एक नया सौदा भी रखता है। कॉल खत्म होते ही वह वापस हन्ना के पास लौटता है और बताता है 15 मिनट में एक विस्फोटकों से भरा वाहन एल्म हाउस के उत्तर में इंडस्ट्रियल एरिया से निकलेगा। हन्ना तुरंत ये जानकारी मुख्यालय को देती है, लेकिन उसी समय हैरी वहां से चुपचाप निकलने लगता है और यह सब विल देख लेता है। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ता है और सवाल पर सवाल करता है। कासिम अपने लोगों को क्यों छोड़ देगा? तुमने उससे क्या डील की है? बदले में क्या दिया है? लेकिन जवाब मिलने से पहले ही अचानक स्पेशल फोर्सेस वहां पहुंच जाती हैं और दोनों को चारों तरफ से घेर लेती हैं। असल में हन्ना ने उनकी लोकेशन पहले ही रिपोर्ट कर दी थी। कुछ ही देर में पुलिस इंडस्ट्रियल एरिया में कासिम के साथियों को पकड़ लेती है। वे लंदन के कई हिस्सों में हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वक्त रहते सब काबू में आ जाता है। खतरा टल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हैरी को MI5 के एक डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है और तभी कुछ अजीब होता है। दरवाजे की छोटी सी स्लॉट से कोई चुपके से कुछ अंदर सरका देता है। हैरी उसे उठाता है, खोलता है और अंदर से एक गोली निकलती है। एक साफ संदेश, खुद ही सब खत्म कर दो। हैरी समझ जाता है ये किसका काम है और क्यों। कुछ ही देर में उसे कमरे से बाहर निकालकर हाई रैंकिंग अधिकारियों के सामने मीटिंग रूम में ले जाया जाता है, जहां अब असली फैसला होने वाला है। ये वही जगह है, बेहद परिचित, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। हैरी अब यहाँ एक अधिकारी नहीं बल्कि एक कैदी के रूप में लौटा है और बाहर विल एक कुर्सी से हथकड़ी में जकड़ा हुआ बैठा है। अंदर मीटिंग रूम में पूछताछ शुरू हो चुकी है। माहौल भारी है। डायरेक्टर बेचैन है। वह जानना चाहता है कि आखिर हैरी ने कासिम के साथ ऐसा क्या सौदा किया कि उसने लंदन पर हमला टाल दिया। डिप्टी डायरेक्टर जेराल्डाइन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी उतने ही अधीर हैं, लेकिन हैरी खामोश है। उनके सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं देता और इसी बीच कहानी का दूसरा पहलू तेजी से आगे बढ़ रहा है। कासिम एक बिल्डिंग के अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में पहुंच चुका है। वह सिक्योरिटी पोस्ट पर रुकता है और गार्ड से कहता है पीछे वाला सीक्रेट पैसेज खोलो, लेकिन जवाब में मना सुनते ही वह बिना हिचकिचाए गोली चला देता है। अलार्म बजने से पहले ही गार्ड गिर चुका होता है। अब साफ हो जाता है ये रास्ता सीधे MI5 हेडक्वार्टर तक जाता है। दरवाजा खुलता है और अंदर जाते ही वह दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को भी खत्म कर देता है। कुछ ही मिनटों में वह अपने आदमियों के साथ MI5 के अंदर है और तभी कमांड रूम में अलार्म गूंज उठता है। अब जाकर सबको एहसास होता है कि हैरी ने किस तरह का सौदा किया था। अगले ही पल कासिम अपने हथियारबंद लोगों के साथ कमांड रूम में घुस जाता है। वे हर किसी को काबू में कर लेते हैं, दरवाजों को ब्लॉक कर देते हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते। कुछ लोग सीधे मीटिंग रूम के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके और अंदर बैठे लोगों के बीच सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि बुलेट प्रूफ ग्लास है। गोलियां उसे नहीं भेज सकती। और तभी कासिम एक और चाल चलता है। वह बाहर खड़े एक एजेंट को पकड़कर घसीटता है और अंदर बैठे लोगों को देखता है जैसे आखिरी मौका दे रहा हो। लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो वह बिना झिझक ट्रिगर दबा देता है। उस एजेंट की मौत सबके सामने हो जाती है। ये दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। विल, जून, सबके चेहरे पर डर साफ दिखता है। हालात अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर है और ज्यादा खून खराबे से बचने के लिए डायरेक्टर आखिरकार सिक्योरिटी डोर खोलने का फैसला करता है। दरवाजा खुलता है और कासिम अकेला अंदर कदम रखता है, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ मिशन नहीं बदला है। उसकी पत्नी की मौत के पीछे जो लोग हैं वे यहीं बैठे हैं। और जैसे ही वह अंदर आता है डायरेक्टर खुद आगे बढ़ता है, सीधा उसकी आंखों में देखता है और कहता है आई एम द हेड ऑफ MI5, किल मी। मीटिंग रूम के अंदर जहां हर सांस थमी हुई है, वहीं बाहर जून एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती। वह गुंडों की लापरवाही का फायदा उठाकर अपनी पीठ के पीछे छुपी गन धीरे से निकाल लेती है और अगले ही पल हथकड़ी की चाबी विल की तरफ उछाल देती है। इसी बीच हैरी के दिमाग में एक बात साफ हो चुकी है, डायरेक्टर गद्दार नहीं है, क्योंकि जिस तरह वह खुद को सामने रखकर सबकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है वह किसी दोषी का व्यवहार नहीं हो सकता। वह कासिम को उकसाता है ताकि गोली उसी पर चले। लेकिन ठीक इसी नाजुक सांस रोक देने वाले पल में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अचानक बोल उठता है, इट्स माई फॉल्ट, आई अरेंज्ड हिज एस्केप, आई टोल्ड द हेलीकॉप्टर टू रिटर्न। और उसके शब्द पूरे भी नहीं होते कि धैर्य, कासिम सीधे गोली मार देता है। गद्दार सामने आ चुका था, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी पल हैरी और विल की नजर मिलती है। एक खामोश इशारा और फिर एकदम सटीक टाइमिंग। विल और जून एक साथ एक्शन में आते हैं। गोलियों और अफरा तफरी के बीच आखिरकार हालात काबू में आ जाते हैं। संकट खत्म हो जाता है और हैरी का असली मिशन पूरा अब डायरेक्टर को सब समझ आता है। वह खुद अपने हाथों से हथकड़ी की चाबी हैरी को सौंप देता है। लेकिन कहानी
यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद हैरी अचानक डिप्टी डायरेक्टर के घर पहुंचता है और सच्चाई सामने रखता है। जब एडवाइजर को गोली लगी थी तब उसके चेहरे पर जो राहत थी वही उसकी पोल खोल गई। असली मास्टरमाइंड वही थी। सत्ता की भूख में उसने कासिम को रिहा करवाया ताकि अराजकता फैले, और अगर डायरेक्टर असफल होता तो वह खुद उसकी जगह ले सकती थी। लेकिन हैरी ने उसका पूरा खेल बिगाड़ दिया। फिर भी जेराल्डाइन हंसती है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन हैरी शांत रहता है। मैं तुम्हें बस एक रास्ता दे रहा हूँ। वह जहर की बात समझती है, लेकिन उसे यकीन है जब तक हैरी मजबूर नहीं करेगा वह कुछ नहीं पिएगी। लेकिन अगला वाक्य उसे अंदर तक हिला देता है। असल में हैरी पहले ही उसके खाने में जहर मिला चुका था। अब उसके पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और इसी तरह एक देश को बेचने वाली को उसकी सजा मिलती है। बाद में हैरी विल से मिलता है और इस बार विल अपने अंकल को नए नजरिए से देखता है। वह समझता है कि कभी कभी बड़े मकसद के लिए छोटे बलिदान देने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी उसके दिल में सवाल बाकी है। क्या सच के लिए खून बहाना जरूरी है? क्या कुछ जिंदगियां देखकर पूरे शहर को बचाना सही है? फैसला शायद हर इंसान को खुद करना होगा। और इसी सोच के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है। इस फिल्म के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।